बता दिया करो। अच्छा, अब ये हो जाएगा 100 sin 70 इंटू 12.5। आंसर क्या आ गया जल्दी बताओ। प्लस या माइनस? प्लस प्लस, तो पॉजिटिव कितना? 319 3.5 न्यूटन सेंटीमीटर। अच्छा बच्चों, अब नेगेटिव पॉजिटिव साइन क्या बता रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। किसी का ये आंसर आया था, ऑनेस्टली बताना। अच्छा, 1.5 सेंटीमीटर क्लॉकवाइज। अच्छा, अगर आपको ये समझ आ गया तो मैं इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है? वो आपने करना है विद इन 2 मिनट्स। हो गया ना? इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन। बच्चों सामने फोकस करो। बेटा आवाज नहीं, आवाज नहीं। एक क्वेश्चन लिखो। एक डब्बा गिर रहा था, उसको जाके अहमद ने पकड़ लिया। डब्बा गिर रहा था, अहमद ने उसको पकड़ लिया। अब अहमद ने डब्बे को होल्ड किया हुआ है और डब्बा जो है वो इस पोजीशन में है। अ बॉक्स वॉज टॉपलिंग ओवर, लेकिन उसको अहमद ने पकड़ लिया। ये बनाओ बेटा, बेटा आवाज ना करो, ये बनाओ। ये एक डब्बा था जो गिर रहा था। अब ये अपने वेट की वजह से क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। बना लो इस तरह। बेटा डब्बा रेक्टेंगुलर बनाना है, मुझसे ड्राइंग ठीक नहीं बनी, इट्स रेक्टेंगुलर। ठीक है, तो ये एक रेक्टेंगुलर डब्बा था और ये गिर रहा था और इसको अहमद ने कर लिया होल्ड। अच्छा, अब यहां पे जो एंगल है जितना ये गिर चुका था, इट वाज 60 डिग्रीज। द एंगल वाज 60 डिग्रीज। बना दो। इसके जो डायमेंशंस है डब्बे के वो है, इसकी जो लेंथ थी इट वाज, बेटा इसकी लेंथ थी 100 सेंटीमीटर और इसकी जो वेट थी वो थी 40 सेंटीमीटर। अच्छा, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पे था और इस डब्बे का जो वेट था वो ऐसे नीचे की तरफ था और वेट की जो वैल्यू थी वो थी 5.0 न्यूटन। और अहमद ने यहां पे अपने फिंगर से एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाई हुई है। ये अहमद की फोर्स है एंड दिस इज अ हॉरिजॉन्टल फोर्स। उसने इसको पकड़ा हुआ है कि गिरे नहीं। इसकी अहमद की ये है हॉरिजॉन्टल फोर्स। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आप करते जाएंगे। बना दिया? क्वेश्चन का लिखें फर्स्ट पार्ट। अच्छा, पिवेट यहां पे होगा, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्या ख्याल है, अगर मैं ना भी बताऊं तो पता है ना कि पिवेट यहां पे होगा, इस सेंटर के अराउंड रोटेट कर रहे हैं। फाइंड मोमेंट ऑफ द वेट, फाइंड मोमेंट ऑफ द वेट about the pivot. Best of luck. But you only have 2 minutes. ये क्या उंगली बाबा बने, लिखो ना। कॉपी नहीं है सर, सर कॉपी नहीं चलो सही है, तब करो। अच्छा, मैंने सवाल देख के करा, वो पता है, दो इसको भेज दो। तुम्हारे तुम्हारी ये टैलेंट देख के मैं, हो सकता है कि पार्ट टाइम में ना कोई जो होता है ना बाजार मेरा वहां खुलने लगा। हाँ बेटा, हो गया। क्या चीज? व्हाट यू आर आस्किंग? फ्राइडे के टेस्ट में मोमेंट नहीं आ रहा। हाँ, फ्राइडे के टेस्ट में सिर्फ वेक्टर्स आ रहे हैं। बेटा फ्राइडे के टेस्ट में आपको वेक्टर्स की मैंने 2 वर्कशीट्स दी है ना, वेक्टर्स की 2 वर्कशीट। फ्राइडे का टेस्ट उसके भी दिन होगा। वो उसका नहीं दूंगा, वेक्टर्स आएगा, सिर्फ वेक्टर्स आएगा। इजी, जो क्वेश्चन अच्छे खासे लिखूंगा मैं, टेंशन ना लो, रिलैक्स। हाँ बच्चों, कर लिया? बच्चों बोर्ड पे फाइंड मोमेंट ऑफ वेट अबाउट द पिवट। आपने बताना है जी वेट का पिवट के अबाउट क्या मोमेंट होगा। जिसका हो गया हैंड रेज करो। जब कर लो तो हैंड रेज करते जाओ।
अच्छा, अगर हमने कल वाला क्वेश्चन ना करा होता तो ये हाईली डिफिकल्ट क्वेश्चन था, अब नहीं है। कल वाला क्वेश्चन ना किया होता तो फिर ये डिफिकल्ट था, लेकिन अब नहीं है। इसमें थोड़ा सा सोचने में मसला आ जाएगा ना कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकलेगा। अब हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे ही नहीं। अगर कल वाली क्लास से पहले आप करते आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते, अब नहीं निकालेंगे। आपने भी करिए बेटा, सबने करना है, सबने। कर भी लिया तो 1000 रुपया नहीं मिलेगा। अब तो मैं समझा चुका हूं। किस किस का हो गया यार, तुम लोग बहुत स्लो हो। अभी समझाए। फोर्स दिया हुआ है ना 5.0 न्यूटन। तो बात वेट की हो रही है ना। बात सुनो, इस क्वेश्चन में एफ का तो कुछ नहीं पूछा हुआ ना। हो गया, हो गया। अच्छा जी, अब मुझे आप ये बताएं बेटा, जिनका हो गया बेटा सामने, बेटा सामने देखें। आप मुझे ये बताएं, आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड किया या वेट को रिजॉल्व कर दिया? वेट को रिजॉल्व कर दिया। अब रूल क्या है? इफ द ऑब्जेक्ट इज रेक्टेंगुलर एंड यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड अबाउट द डिस्टेंस, देन व्हाट इज द मेथड? आप उसके डायमेंशंस पे फोर्स को रिजॉल्व करते हैं। अभी हम क्या करेंगे, इस वेट को इसके डायमेंशंस पे यानी कि लेंथ और विड्थ पे ये बना दिया। ठीक है, ये क्या हो गया? उसके लेंथ के अलाउंग। बेटा बोर्ड पे फोकस करो। उसके बाद ये हो गया, assuming that the weight is acting at the center. So this is the assumption कि center of gravity is in the center. ये हमारा assumption है। अच्छा, अब ये हो गया 100 और ये कितना हो गया 40। अब अगला स्टेप, वेट को करेंगे रिजॉल्व। लेकिन रिजॉल्व तो तभी कर सकते हैं जब ये एंगल हमें पता हो। ये एंगल हमें पता है, ये एंगल होगा 60, ये एंगल होगा 30, ये होगा 60। अच्छा, अब मैं एंगल बताता हूँ, बोर्ड पे फोकस करो, बिल्कुल अच्छा सा फोकस करो। अगर मैं यहां पे बनाता हूं एक हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है या नहीं है? बताएं। हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये दोनों क्या हो गई? पैरेलल। अच्छा, अब ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन भी पैरेलल है या नहीं है? देख लो एक बार, क्या ख्याल है? ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है, इसके साथ ये दोनों लाइंस आपस में क्या है? पैरेलल। ये लाइंस भी आपस में क्या है? पैरेलल। अगर ये एंगल 60 होगा तो ये कितना होगा? ये भी होगा 60। तो अगर ये एंगल हो गया 60, अब मैं थोड़ी देर के लिए रुक गया, एक बार देख लो। आ गई ये समझ? ये एंगल क्या हो गया? 60। कैसे? ये 60 तो ये भी 60। अच्छा, हमें ये वाला चाहिए या हमें ये वाला चाहिए? हमें अंदर वाला चाहिए। अच्छा, अगर वो होगा 60, जरा ये वाला नीचे वाला कितना होगा? ये होगा 30। लेकिन जो हमारे काम का एंगल है वो कितना हुआ? ये हो गया 60। अच्छा, रेड पेंसिल के साथ ये करके, अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना, रबर के साथ फिर जो काम की चीज नहीं है वो इरेज कर। ये काम की चीज नहीं है, समझ आ गई? अच्छा, दोबारा बता दूं बेटा, एक बात देखें। आपको जो एंगल गिवन होता है उसको यूज करके जो फाइंड करना होता है वो फाइंड करते हैं। गिवन कौन सा एंगल है? ये वाला ना। इसको यूज करके ये फाइंड करेंगे। अब स्टेप बाय स्टेप, हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वाली लाइन। अब आप मुझे ये बताएं, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल में है या नहीं है? बस ये बता दो। पैरेलल में है ना? डबल एरो डबल एरो पैरेलल। ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ऊपर हम हॉरिजॉन्टल खुद से बना देंगे। तो ये हमने हॉरिजॉन्टल खुद से बना दिया। अब अगर इन दो लाइंस का एंगल 60 होगा तो इन्हीं की तरह की जो पैरेलल लाइंस है उनका एंगल क्या होगा? 60. ये एंगल भी होगा 60। अब ये 60 हो गया, ये एंगल है 90। ये एंगल कितना है बेटा? ये एंगल है 90। अब अगर ये 90 है तो 60 और 90 तो ये 30 हो गया ना। तो ये हो गया 30। कोई कंफ्यूजन अब इसमें? अब नीचे वाला ये एंगल कितना हो जाएगा फिर? 60. ये एंगल हो जाएगा 60। अब हम करते हैं वेट को रिजॉल्व। अब आप बताएंगे वेट को रिजॉल्व करेंगे कहां पे? अलोंग द लेंथ एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ, या फिर लेंथ और वेट के अलोंग। लेंथ ये और वेट ये। तो वेट का एक कंपोनेंट जो इधर है, इसको हम डब्ल्यू एक्स भी कह सकते हैं, डब्ल्यू वाई भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेट्स सपोज इसको हम कहते हैं डब्ल्यू एक्स।
अच्छा बताओ जी, 5.0 न्यूटन है, कॉस या साइन क्या होगा? ये वाला कंपोनेंट कॉस क्या बनेगा? 5. 5 5 cos 60. कॉस 60। आगे समझ जरा, 5 cos 60। दूसरा कंपोनेंट, वेट का दूसरा कंपोनेंट जो कि इधर होगा, ये क्या होगा? डब्ल्यू वाई कह देते हैं, 5 sin 60। अच्छा अब मैं यहां तक रोक गया, यहां तक आ गई समझ? अच्छा आप मुझे ये बताओ बच्चों, 5 cos 60 और ये क्या हो जाएगा? 5 sin 60। वेट था यहाँ पे, वेट था क्या चीज, कौन सा? ये हमने लिखा ना, हमने एक कंपोनेंट निकालना है लेंथ के अलावा और एक कंपोनेंट निकालना है विड्थ के अलावा, रूल यही था ना बेटा। देखें आपने कंपोनेंट्स कहां पे निकालने? इफ द ऑब्जेक्ट इज रेक्टेंगुलर, वन कंपोनेंट शुड बी अलोंग लेंथ, वन कंपोनेंट शुड बी अलोंग विड्थ। लेंथ के अलोंग और ये क्या हो गया? विड्थ के अलोंग हो गया। अब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना बनेगा? इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा विड्थ का हाफ। बेटा इस x वाले कंपोनेंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना बनेगा? विड्थ का हाफ। और इसका क्या बनेगा? लेंथ का हाफ। आगे समझ? अब अगर हम इनके डिस्टेंसेस को लेबल करते हैं तो डब्ल्यू एक्स का जो पिवट से डिस्टेंस है वो ये बनेगा और ये जरक बताएगा कि कितना होगा। जरक ये जो मैंने अभी लेबल किया, ये बोर्ड पे देखो ना, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? विड्थ है 20 सेंटीमीटर। कोई कंफ्यूजन इसमें? अच्छा पिवट से डब्ल्यू वाई का डिस्टेंस, डब्ल्यू वाई का डिस्टेंस हो जाएगा कितना? लेंथ है 100 तो ये कितना हो जाएगा? 50। ठीक। अब मुझे बताओ डब्ल्यू एक्स का मोमेंट क्या होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? अब तो सिंपल है, अब सिंपल है, कंफ्यूज नहीं होना। पिवट कहां पे है? पिवट कहां पे है? पिवट कहां पे है? ये है पिवट, बेटा भूलना नहीं है। पिवट कहां पे? इस जगह पे, रोटेशन यहां पे होनी है। इसका मोमेंट क्या होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। और इसका? हाँ जी, तो इसका क्लॉकवाइज और इसका एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा अब हम क्या लेंगे? क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। बात समझ आ गई? तो मोमेंट ऑफ डब्ल्यू, थोड़ा तेज चले जाते हैं हम। मोमेंट ऑफ डब्ल्यू विल बी इक्वल टू 5 cos 60। किससे मल्टीप्लाई करेंगे जरा इसको, जरा बताओ? 5 cos 60 इसको 20 से, और इसको मैंने लिया पॉजिटिव। बताओ पॉजिटिव क्यों लिया? क्लॉकवाइज पॉजिटिव। दूसरे को क्या लेंगे? नेगेटिव। क्यों? इट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो वेट के दोनों कंपोनेंट्स अपना अपना मोमेंट जनरेट करेंगे, वेट का जो मोमेंट होगा वो इन दोनों का नेट होगा। तो -5 sin 60 और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? इनटू 50 सेंटीमीटर। व्हाट इज द आंसर? नेगेटिव 166.5 न्यूटन सेंटीमीटर। अच्छा नेगेटिव क्या बता रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तो अब हम आंसर में नेगेटिव लिखेंगे या साथ एंटी क्लॉकवाइज लिखेंगे? तो हम लिखेंगे 166.5 न्यूटन सेंटीमीटर और साथ लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा एक बात है, वो अभी राउंडिंग ऑफ छोड़ दो, बेटा बात सुनो। सिग्निफिकेंट फिगर्स को अभी लिटा दो, सुला दो, ठीक है? सिग्निफिकेंट फिगर्स आर स्लीपिंग। अभी आगे चलते हैं। पता है होगा क्या, अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को हर वक्त डिस्कस करेंगे तो जो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है वो रह जाएगा। हर जगह पे फिर सिग्निफिकेंट फिगर की ही डिस्कशन। समझ आ गई? मैं राउंडिंग ऑफ ऑन पर्पस नहीं कर रहा, अभी उस चक्कर में नहीं पड़ते। बाकी समझ आ गया? तो क्या बन गया 166.5 और न्यूटन सेंटीमीटर, और क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। अब ये हमने यहां तक कर लिया। अब लिखें क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपने दिमाग लगाना है थोड़ा सा, मेरा आवाज नहीं करनी। सेकंड पार्ट लिखो, लिखो यूज योर आंसर। बेटा बोर्ड पे फोकस करो, बोर्ड पे फोकस। यूज योर आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। बच्चों आवाज ना करो, अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताओ। ये वाला पार्ट समझ आ गया है? और इस क्वेश्चन में हमने सीखा क्या है कि जब भी कोई रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट होगा और हमें डिस्टेंस लेने में ट्रबल आ रही है तो क्या करेंगे? उसके लेंथ और विड्थ पे फोर्स को रिजॉल्व कर देंगे। दैट विल मेक द क्वेश्चन सिंपल। ठीक है? अच्छा अब यूज योर आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट
to explain why is F able to stop। बेटा देख लो एक बार, यूज योर आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। इसमें आपने फर्स्ट पार्ट के आंसर के रेफरेंस से बताना है, ऐसे नहीं कि बस एफ है रोका हुआ है तो रुक जाएगा। आपको पूरा जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंगली आंसर करना है। व्हाई इज एफ एबल टू स्टॉप द बॉक्स फ्रॉम रोटेटिंग। अच्छा, अपना दिमाग पहले लगाओ कि क्या आंसर होना चाहिए। आपसे पूछ रहे हैं, हाँ यही आंसर है। तो आप इसके आंसर में कहेंगे कि इन द फर्स्ट पार्ट द मोमेंट वाज एंटी क्लॉकवाइज। क्या कहेंगे? इन द फर्स्ट पार्ट द मोमेंट वाज एंटी क्लॉकवाइज। अब आप ये देखें कि एफ का मोमेंट क्या है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। तो आप इसका आंसर यूं कहेंगे, आप कहेंगे एज वी कैन सी दैट एफ इज कॉजिंग अ क्लॉकवाइज मोमेंट एंड इन द फर्स्ट पार्ट द नेट मोमेंट वाज एंटी क्लॉकवाइज, hence the clockwise moment of f is able to counter the anti-clockwise moment of the weight। समझ आ गई बात? तो आंसर क्या होगा? देखें, उसने कहा, उसने ये नहीं कहा कि f का मोमेंट बताओ, ये भी नहीं कहा कि f की वैल्यू बताओ। क्या कहा हुआ है कि आपका जो फर्स्ट पार्ट का आंसर है उसको यूज करके बताओ कि ये जो f है ये इसको क्यों होल्ड कर लेगा। तो क्या आंसर होगा? f is causing a clockwise moment that will be able to balance the anti-clockwise moment of W that was calculated in the first part। अच्छा, अगर आप फर्स्ट पार्ट का रेफरेंस नहीं देंगे फिर आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो आंसर मिलके लिखते हैं। इसका आंसर होगा, लिखो फ्रॉम फर्स्ट पार्ट। अच्छा, अगर कोई बच्चा फर्स्ट पार्ट का रेफरेंस ना दे उसको नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? जल्दी से बताओ। नहीं मिलेंगे। फ्रॉम फर्स्ट पार्ट वी कैन, बेटा बोर्ड पे, फ्रॉम फर्स्ट पार्ट वी कैन सी दैट the moment of W is dash and F is causing dash, hence net moment will become 0। अच्छा बच्चों, अब जो दो ब्लैंक छोड़े उस पे क्या लिखना है? फ्रॉम फर्स्ट पार्ट वी कैन सी दैट द मोमेंट ऑफ W इज क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ये हमें कैसे पता चला? फर्स्ट पार्ट से, एंटी क्लॉकवाइज। एंड F इज कॉजिंग कौन सा मोमेंट? क्लॉकवाइज। क्वेश्चन का थर्ड और आखिरी पार्ट जल्दी से लिखें। क्वेश्चन का थर्ड और आखिरी पार्ट वो आपने खुद करना है और करके मुझे दिखाना है। थर्ड पार्ट ये है कि एग्जामिनर ने आपको एक इक्वेशन खुद बता दी है, वो ये है। उसने कहा जी क्लॉकवाइज, बोर्ड पे फोकस करो, क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ F about the pivot is anti-clockwise moment of W about pivot। ये आपने डिसाइड किया या एग्जामिनर ने बताया हुआ है? एग्जामिनर ने बताया हुआ है। फाइंड F। शाबाश। बोलना नहीं है, करना है, उंगली नहीं घुमानी, क्वेश्चन करना। चलो बच्चों जल्दी। क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ F about the pivot is equal to anti-clockwise moment of W। ये एग्जामिनर ने बता दिया है। इसको आप ओ लेवल में क्या कहते थे? ओ लेवल में इसको कहते थे, ओ लेवल में प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। बेटा ओ लेवल में यही इक्वेशन होती थी, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। F फाइंड करें। बेटा F की वैल्यू बताओ ना, F की वैल्यू जिसकी आ जाए मुझे बताओ, वैल्यू बतानी है। F की वैल्यू, बेटा आपने F का मोमेंट नहीं बताना, F फोर्स की वैल्यू बतानी है। 166 मोमेंट है बच्चों, बात ना करो। 166 इज द मोमेंट। आपने बताना है F कितना होगा। मोमेंट तो 166 है ना, लेकिन आपने F की वैल्यू बतानी है। तो वो अच्छा परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो।
जल्दी करो, हाँ हाँ जल्दी करो ना, मैं कर दूं। अच्छा बच्चों, अब कोई भी बच्चा बोलेगा नहीं, बोर्ड पे फोकस करो, आवाज ना है मुझे, बोर्ड पे देखो। या तो आप खुद कर देते, अगर आपने नहीं किया तो मैं करता हूं, आप बोर्ड पे देखें और अच्छा सा फोकस करना है। देखें, डब्बा डब्बा गिर रहा था, डब्बा क्या कर रहा था, गिर रहा था, और उसने लगाई हुई है हॉरिजॉन्टल फोर्स। ये हो गया डब्बा और यहां पे हो गई फोर्स। अब बोर्ड पे देखते हो, पहला स्टेप, हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस को लेबल करना चाहिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, अगर मैं फोर्स की लाइन को एक्सटेंड करता हूं तो दिस विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एग्रीड और नॉट? This will be the perpendicular distance, and do you think this distance will be equal to this distance? Yes or no? हो गया सवाल, सवाल हो गया। कैसे? ये डिस्टेंस हम इजीली फाइंड, मैंने कहा बीच में बोलो नहीं, ये डिस्टेंस हम इजीली फाइंड कर लेंगे। देखें, आप डिस्टेंस लेबल करने के बाद ना, जहां पे आपका ईज होता है उसको वहां पे मूव कर दो ना। फर्ज करें आपने डिस्टेंस लेबल किया पिवट से, वो फाइंड करना डिफिकल्ट फील हो रहा है, तो जो इजी फील हो रहा है वो फाइंड कर लो ना। अब देखें, अगर ये डिस्टेंस होगा डी, अगर ये डिस्टेंस होगा डी, ये परपेंडिकुलर है या नहीं है? यहां पे हो गया पिवट, बीच में बोलना किसी ने नहीं है। ये फोर्स हो गई एफ, ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब एफ इंटू डी करेंगे। अच्छा, ये वाली जो लेंथ है ये 100 सेंटीमीटर, ये लेंथ हो गई 100 सेंटीमीटर। अच्छा, ये एंगल हो गया 60, ये एंगल हो गया 90। अच्छा, 60 और 90 कितना हो गया? 150। टोटल एक लाइन पे एंगल होता है 180, कितना होता है? 180। 60 90, ये कितना होगा? ये होगा 180 में से 90 और 60 निकाल लो, 180 माइनस 90, बाकी 90, 60 और निकालो तो 180 में से 150 निकला, पीछे आ जाएगा 30। अच्छा, अब डी चाहिए, बन गई राइट ट्रायंगल? हाँ जी, बन गई राइट ट्रायंगल। इस राइट ट्रायंगल को यूज कर लेंगे। अच्छा, अब साइन कॉस या टेन क्या यूज करेंगे? साइन, साइन 30, साइन 30 इज डी ओवर 100, तो क्या बन जाएगा? d इज इक्वल टू 100 साइन 30, 50 आ जाएगा। 50 आ रहा है ना, 50 सेंटीमीटर। हाँ जी, आ गई समझ? तो डिस्टेंस हो गया 50। अब हम क्या करेंगे, दोनों मोमेंट्स को इक्वेट कर देंगे। अब हम करेंगे f टाइम्स 50, बताओ क्यों? क्योंकि f का पिवट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है 50। अगर ये डिस्टेंस होगा 50, अगर ये डिस्टेंस होगा 50 तो ये कितना होगा? ये भी होगा 50, एंड दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा, f टाइम्स 50 इक्वल किसके करेंगे? 166 पॉइंट क्या था? 5। तो जी f आ जाएगा 166.5 और डिवाइड हो जाएगा 50 के साथ, और आप निकाल लेंगे आंसर। हाँ जी, आप समझ आ गई? अच्छा, जब आप क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, नहीं आई? आ गई या नहीं आई? यस और नो? आ गई ना? अच्छा, पहला स्टेप क्या था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो। तो क्या किया? फोर्स की लाइन को लंबा करो, फोर्स की लाइन को लंबा करो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो, अपने ईज के मुताबिक यहां से फाइंड कर दो, ठीक? और फिर ये 50 आ गया, f इंटू 50 उसके इक्वल। चलें जी, भाग सकते हो। अच्छा, कल का हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम, कल हम इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे। इस तरह थोड़ी होता है, जो दिया हुआ है ना वही पांच डिस्टेंस बनाने के लिए सर ये फॉर एग्जांपल आपने कैलकुलेटर निकाल लिया, अब हम थोड़ा सा स्लो पेस में जाते हैं, बात समझते हैं। सबसे पहले तो हमने देखना है ये हो गया, लिखा हो गया हमारे पास है। अब इस ग्राउंड के साथ डब्बा कहाँ पे है और फोर्स कहाँ से है, तो सर हम डी को रिजॉल्व कर सकते हैं। और सर कल आपने कुछ नया पढ़ा था या ये नहीं, यही ये हो गया। अब इसमें दो पिवट गिवन होगा कहाँ पे? अब हमें देखते हैं इस पिवट से इस फोर्स की लाइन परपेंडिकुलर, ये तो नहीं है ना परपेंडिकुलर। अब फोर्स की लाइन को ना अन्य वाला
ठीक है उस लाइन को आगे बात करें तो हमने फोर्स लाइन कर दिया अब टर्न स्केल्स चलिए अब लेकिन ये मिलेगा अब इसको यहाँ पे निकालना अच्छा वैसे यहाँ पे भी निकाल सकते हैं लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है अगर हम इसी डिस्टेंस को ये भी समझना होगा यहाँ पे कहीं पे भी नहीं उतना ही होगा नहीं अगर हम अपने ई से इसको यहाँ पे लेके आए नहीं होगा ना यहाँ पे फाइंड करना इजी है ठीक है अब ये जो इसकी लेंथ है ये 100 से अब समझ आ गया फोर्स की लाइन को लंबा करो इफेक्ट को ऑब्जर्व परपेंडिकुलर बनाओ बन गया परपेंडिकुलर फिर फोर्स की लाइन को लंबा करो ठीक है परपेंडिकुलर बन गया फिर डिस्टेंस को अपने ईज के मुताबिक किसी और जगह अगर मोमेंट के मुताबिक कोई भी फोर्स है हमने पिवट से उसका कोई डिस्टेंस परपेंडिकुलर ढूंढना है फिर इस वाली सर वैसे आपसे चीज क्यों नहीं कर सकते अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट पता है अगर ये फोर्स की मैं बताता हूँ आप उसको लेके सुन लो ना टीचर का टीचर आपको एक चीज सिखाएगा फिर आप उसको मत नहीं बदलते खुद सोचो पहली बार टीम वर्ड करके चलो मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूं हाँ बेटा बताओ बताओ बताओ